गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉस, अपने ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो स्टार्टिंग का पार्ट जो है ना थोड़ा ज्ञानबाजी है कि जीएसटी क्या है, वो अपने यूनिट 1 में भी पढ़े हैं कि जीएसटी इंडिया में कैसे आया, इसका जीएसटी जो काउंसिल होता है वो कौन होता है, तो पढ़े थे ना जीएसटी काउंसिल में कौन होगा, सर स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फाइनेंस मिनिस्टर। तेरे को क्या लिखा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर माने सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस चेयरपर्सन होगा और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लोग उसके मेंबर होंगे। और इंडिया में जो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, वो भी मेंबर होंगे। तो ये ज्ञानबाजी है कि इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग इसके मेंबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट काउंसिल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन। ये जो काउंसिल होगा ना जीएसटी का, यही सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट को रिकमेंड करेगा कि कब कितना टैक्स लगाना है, क्या चीज़ पे एग्जम्पशन देना है, क्या क्या रूल्स या लॉज एप्लीकेबल होंगे, कैसे ब्रेकअप होगा जीएसटी का दोनों के बीच में, कितनी लिमिट तक रजिस्ट्रेशन लेना है, किस लिमिट तक नहीं लेना है, ये सब बातें यही लोग डिसाइड करेंगे। क्या मिनिमम रेट होगा, क्या मैक्सिमम रेट होगा गुड्स का, कोई स्पेशल रेट गुड्स होगा उसके लिए अलग बात होगा। जैसे मान लो अचानक में नेचुरल कैलामिटी आ गया तो गवर्नमेंट बोल सकता है ना कि वहाँ पे जीएसटी उस गुड पे 0 कर दो एक बार। ये सब पावर रखा गवर्नमेंट अपने हाथ में। स्पेशल प्रोविजन बनाया गया इन सब स्टेट्स के लिए, ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब के लिए थोड़ा स्पेशल प्रोविजन बनाया गया जीएसटी का। जैसे रजिस्ट्रेशन का लिमिट इनके लिए थोड़ा डिफरेंट रख दिया। ठीक है। ये जो जीएसटी काउंसिल होगा इसका वोटिंग पावर कितना होगा, बोला गया 1/4 जो है ना वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, यानी यूनियन को जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और बाकी जो 3/4 है वो बाकी सब स्टेट और यूटी में डिवाइड हो जाएगा। इनका वोटिंग पावर ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ एडेड टू द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। अच्छा वोटिंग कैसे होगा, 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास होगा। एक गलती हो गया बोलने में, सॉरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/2 पावर होगा और बाकी बच गया जो 2/3 वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को मिला के होगा। ठीक है। कोई भी डिसीजन पास होगा तो 3/4 मेजोरिटी से पास होगा, मतलब 75% काउंसिल मेंबर अगर हाँ बोलेंगे तभी डिसीजन पास होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मेजोरिटी पावर अपने पास ही रख लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग पावर 1/3 रह गया, बाकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। इसके अलावा कुछ बात यहाँ और कुछ काम का नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ ये लोग बात बोला कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो अपने पढ़ते ही है ना, जब विद इन दी स्टेट सेल परचेज हो तो CGST SGST लगता है, और जब दूसरे स्टेट में सेल परचेज हो तो IGST लगता है। दूसरे स्टेट को बोलते हैं इंटर स्टेट और अपने स्टेट में सेल बोलते हैं इंट्रा स्टेट, है ना। ये बातें अपने को बेसिकली पता है कि क्या है जीएसटी। एक जीएसटी नेटवर्क बनाया गवर्नमेंट। सर ये क्या होता है, एक पूरा एक पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया, मतलब जहाँ पे जाके हम लोग अप्लाई करते हैं, अपना टाइम टू टाइम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, इनपुट क्लेम करते हैं, सारा डिटेल उस नेटवर्क पे होता है। ये आपको रजिस्ट्रेशन में मदद करेगा ये पोर्टल आपको रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करेगा, ये पोर्टल आपको सेटलमेंट ऑफ जीएसटी में हेल्प करेगा, ये आपका टैक्स को मैच करवाने में मदद करेगा। ये टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पूरा रिपोर्ट बना के भेजेगा कि स्टेट से कितना जीएसटी कलेक्शन आया, कहाँ से कितना इनपुट गया, टैक्स पेयर का पूरा प्रोफाइल बना के रखेगा। ये मतलब गवर्नमेंट क्या किया ना, एक कंपनी बना दिया जीएसटी नेटवर्क बोल के, और उस कंपनी को पूरा ये सब काम सौंप दिया, ये जो भी ऑनलाइन मेंटेन कर रहा है, ताकि गवर्नमेंट को इसके लिए झमेला नहीं करना पड़े। सब पूरा ये सॉफ्टवेयर ही काम करेगा, जिसको ये जीएसटी नेटवर्क बोल के डिपार्टमेंट है वो हैंडल करेगा। आपको रजिस्ट्रेशन जब करना होगा तो 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक देगा नंबर, जिसमें 10 डिजिट तो आपका पैन कार्ड ही होगा। तो ये सब काम जीएसटी
नेटवर्क करेगा, इसमें और ज़्यादा कुछ काम का बात नहीं है। क्योंकि बोला ना कोर सर्विस क्या है, रजिस्ट्रेशन का, रिटर्न फाइलिंग का, पेमेंट का, कोई हेल्प डेस्क, तुम कहीं फंस जाओ तो वहाँ कॉल कर सकते हो, एनालिटिकल करेगा, जीएसटी का सेटलमेंट करेगा, तो ये सब काम ये करके देगा। ये फ्रंट एंड काम हुए, सामने सामने। बैक एंड क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल करवाना, रिफंड को एडजस्ट देखना, ऑडिट वगैरह कराना, ये सब काम बैक एंड काम, मतलब बैक ऑफिस जो बोलते हैं ना, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस। तो ये ज्ञानबाजी है कि जीएसटीएन पोर्टल करता है क्या क्या, सब काम करता है क्लाइंट रिलेटेड। अगला क्वेश्चन भी ज्ञानबाजी है, देश में जीएसटी का जरूरत क्यों है, नीड ऑफ जीएसटी क्या है। सर सबसे पहला बात तो इंडिया में जीएसटी आने के पहले बहुत सारा टैक्स था, है ना, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, बहुत कुछ था। तो सेंट्रल का क्या क्या टैक्स था जो जीएसटी आने के बाद मर्ज हो गया। एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशन, कोई भी टाइप का एक्साइज ड्यूटी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, एडिशनल बोलो नॉर्मल बोलो। वैट, ये एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम था, सर्विस टैक्स था, सरचार्जेस था बहुत सारा, ये सब सब्ज्यूम्ड हो गया। वैसे ही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का वैट था, सेल टैक्स था, परचेज टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग का टैक्स था, एडवर्टीजमेंट का अलग टैक्स था, बहुत सारा सरचार्ज और सेस था, ये सब भी सब्ज्यूम्ड हो गया। तुमको मेनली याद रखना है एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब याद रखोगे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये दो मेन टैक्स थे, और सेंट्रल सेल्स टैक्स, तीन मेन टैक्स थे। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का मेन टैक्स था सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और मेन ये दो ही टैक्स थे जो मर्ज हो गए, ठीक है। लेकिन बोला कौन कौन सा टैक्स मर्ज नहीं हुआ, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम का कुछ भी मर्ज नहीं हुआ, एक्सपोर्ट ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब नाम पढ़ते हैं ना, ये सारी ड्यूटी जो एक्सपोर्ट की रिलेटेड है वो सब मर्ज नहीं हुई। कुछ कुछ प्रोडक्ट में स्टेट एक्साइज रखा गया, जैसे पेट्रोलियम, अल्कोहल, टोबैको, ये अभी तक मर्ज नहीं हुए। स्टेट गवर्नमेंट तुमसे स्टैम्प ड्यूटी लेता है ना जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, वो सब नहीं मर्ज हुआ। इंडिया में 17 स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जो सैलरीड एम्प्लॉय और जो भी है, चार्टर्ड लॉयर, डॉक्टर, ये लोग का काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं जो लोग, उनके ऊपर लगता है, वो मर्ज नहीं हुआ। मोटर व्हीकल टैक्स, तुम गाड़ी का लाइसेंस लेना, गाड़ी का वो रास्ता पे दौड़ाने का लाइसेंस लेना, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मर्ज नहीं हुआ। तो क्या मर्ज नहीं हुआ वो अच्छा याद रखने लायक है, क्या मर्ज हो गया वो तो सिंपल है, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स, ये तीन सेंट्रल गवर्नमेंट का था जो मर्ज हो गया। और इधर में बोलोगे एंटरटेनमेंट टैक्स और वैट, ये जनरली मर्ज हो, ठीक है। दूसरा फायदा क्या हुआ, सब पहला फायदा तो ये हुआ कि बहुत सारे टैक्स मर्ज हो गए, एक हो गया, तो जीएसटी का एडवांटेज पड़ रहे हैं। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब पहले क्या होता था ना, तुम अगर वैट पे तुम कोई इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स दे गया है, उसको तुम जब तुम दूसरा स्टेट में माल बेचा है तब तो सेल टैक्स लग जा रहा है, उससे एडजस्ट नहीं कर सकता था। गुड्स पे कोई टैक्स दे गया है, उसको सर्विस टैक्स से एडजस्ट नहीं कर पाता था, मतलब एक दूसरे से इनपुट का एडजस्टमेंट को लेकर बहुत झमेला था सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जो भी टैक्स का बंटवारा था जब। लेकिन अब ये बंटवारा खत्म हो गया। अब क्या है, तुम जीएसटी को आराम से दूसरे जीएसटी के साथ, भले सर्विस पे जीएसटी देकर आए हो तो गुड्स के जीएसटी के आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, भले गुड्स पे इनपुट देकर आए हो तो सर्विस का आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। सेंट्रल का स्टेट के साथ, आईजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट इजीली पॉसिबल हो पा रहा है। खाली सेंट्रल जीएसटी जो है वो स्टेट जीएसटी से एडजस्ट नहीं होता, एंड वाइस वर्सा, ये दोनों एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होते, बाद बाकी सब एक दूसरे से एडजस्ट हो रहे। प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि 50 रकम का टैक्स के कारण प्राइस बढ़ जाता था, अब प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, तो ये भी एक देश के लिए फायदा हुआ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टैक्स स्ट्रक्चर है, और वन नेशन वन टैक्स है। पहले एक और झमेला था,
मान ले कोई प्रोडक्ट है जिसमें वेस्ट बंगाल में वैट लग रहा है 12% और वही राजस्थान गवर्नमेंट वैट लगा रहा है उसके ऊपर 8%। ये भी तो एक गलत बात था ना सर, एक ही प्रोडक्ट पे दो अलग अलग टैक्स रेट है। मेरा मामा जी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, शायद मैं एग्जाम्पल में पहले भी बोला। मेरे मामा जी राजस्थान के बॉर्डर पे एक गाँव है, वहाँ पे उनका एक सर्वो का एजेंसी लिया हुआ था, ठीक है। अब पंगा क्या हुआ सर, हरियाणा के एकदम बॉर्डर पे वो गाँव, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे, मतलब राजस्थान से हरियाणा जाने में अगर तुम बाइक पे जाए तो तुमको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। और हरियाणा में उसी प्रोडक्ट के ऊपर वैट था 5%, राजस्थान में उसी प्रोडक्ट के ऊपर वैट था 12%। तो अब मामा जी बोलते मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाता है, क्योंकि जिसको लगता है कि अरे 5 ही मिनट तो है बाइक गाड़ी लेके जाने में, तो वो यहाँ से क्यों खरीदेगा, 5 मिनट आगे जाके ले ले। तो ये भी पंगा था। लेकिन ये जीएसटी हटा दिया, 1 नेशन 1 टैक्स आ गया। तो यानी जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट हुआ सर, बिजनेसमैन को फायदा हुआ कि उसका कंप्लायंस इजी हो गया, 10 तो डिपार्टमेंट में धक्का नहीं खाना उसको, एक टैक्स स्ट्रक्चर हो गया उसके लिए, डबल टैक्स नहीं लगता, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। पहले लगता था वैट लग गया, उस वैट के ऊपर भी दोबारा सेल टैक्स कैलकुलेट हो जाता था अगर दूसरे स्टेट में भेज दिया तो। मतलब तेल से 100 रुपये का सामान खरीदा, 5 रुपया वैट दिया तो 105 रुपया हुआ ना। अब जी अब मान लें दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं और मान लें अपना 5 रुपया प्रॉफिट भी जोड़ लिया तो हम 110 में बेच रहे हैं। अब उस स्टेट में 110 पे वैट लग जा रहा है, तो सर ऑलरेडी इस 110 में तो ये 5 इंक्लूडेड है ना, स्टेट गवर्नमेंट का वैट वाला, मतलब उस 5 रुपये पे भी और 12% लग गया। तो ये डबल टैक्सेशन, ये कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, टैक्स पे टैक्स वो हट गया, कंपटीशन में इंप्रूवमेंट आ गया, मैन्युफैक्चरर को बहुत एडवांटेज है, एक्सपोर्टर को बहुत फायदा हुआ। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया, 10 तो डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करना पड़ रहा, बेटर कंट्रोल ऑफ लीकेज, चोरी नहीं हो रहा टैक्स का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है और मेक इन इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हुआ इसके साथ। एज ए कंज्यूमर हमको क्या फायदा हुआ, मेरे को भी ट्रांसपेरेंट हो गया। मेरे को दुकानदार पहले बेवकूफ़ बना देता था, देखिए इस पर तो ये इतना वैट है, ये है वो है, हमसे फालतू के 10 तो टैक्स लेके हमको बेवकूफ़ बना देता था कई बार, वो कम हो गया। 10 तो टैक्स नहीं लग रहा, एक ही टैक्स लग रहा, तो मेरा टैक्स का बर्डन कम हो गया। तो जीएसटी का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा है। एक बात बता मुझको, वेस्ट बंगाल का एक पार्टी तमिलनाडु के एक पार्टी को माल बेचा, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट की जेब में इसका पैसा जाएगा, कलेक्शन कौन करेगा? ये तो दोनों का जेब में जाएगा। नहीं जाएगा वो नहीं, जो तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगा तो बांटेगा। एक बार इनिशियली जब कस्टमर डिपॉजिट करेगा तो वो किस स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल? बोल बोल, एक तो बोल आंसर दे। सेल कहाँ से हो रहा है पहले? वेस्ट बंगाल माल बेच रहा है, तमिलनाडु में माल जा रहा है। नहीं, कहाँ से पहले जा रहा है? कहाँ से पहले जा रहा है मतलब? तमिल। अरे वेस्ट बंगाल का पार्टी है, नीरज वेस्ट बंगाल में बैठा है, वो मस्कूर जो कि तमिलनाडु में बैठा है, मस्कूर, उसको माल भेज रहे हैं। तो बोलो कौन सी गवर्नमेंट की जेब में जीएसटी जाएगा एक बार पहले, वेस्ट बंगाल की तमिलनाडु? हाँ राइट है। तो पुराना रूल यही अलग था, वैट में क्या होता था ना, जिस स्टेट से माल बिक रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, लेकिन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट में जिस डेस्टिनेशन पे माल जा रहा है वो गवर्नमेंट की जेब में पैसा कलेक्शन जाएगा। इसीलिए तो बहुत सारा स्टेट रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि जो बड़ा बड़ा स्टेट है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या वो भी स्टेट जहाँ पे कुछ भी बड़ा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं हमारा तो नुकसान ही है, क्योंकि हमारे स्टेट में माल बनेगा तो वो तो हम ही लोग तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, और जिस स्टेट में जाएगा जीएसटी उसकी गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या फायदा? तो हम लोग नहीं मानेंगे इसको। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है। दोनों को तो 50-50 मिलेगा। अरे वो बाद में गवर्नमेंट ब्रेकअप करने का बात किया, वही तो बात आया, यही तो समझाना चाह रहे। सुनो पहले आराम से, जब जीएसटी सिस्टम बना ना भाई, तब का रूल समझो पहले। तब क्या रूल था, प्रॉब्लम ये हुआ कि गवर्नमेंट बोला कि आईजीएसटी लगेगा, अब उस आईजीएसटी का कलेक्शन किसकी जेब में जाएगा? जिस स्टेट गवर्नमेंट की
जगह सामान पहुंच रहा है, डेस्टिनेशन जाए। तो इस बात का बहुत सारा सेलिंग स्टेट अपोज किया, बोला बिहार जैसा स्टेट है वो तो कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा और हम लोग सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जबकि कलेक्शन पूरा उसकी जेब में। ये हम लोग क्यों मान लें? हमारा तो हमेशा ही नुकसान रहेगा। हमारा स्टेट परचेज कम करता है, सेल ज्यादा करता है, तो हम डेस्टिनेशन तो बहुत कम बनेंगे, ज्यादातर गुड्स के लिए हम सोर्स बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोला बात तो करेक्ट है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, तुम्हारा वैट से जितना कलेक्शन होता था, अब तुम्हारा जीएसटी से जितना कलेक्शन होगा उसमें जितना का डिफरेंस आएगा हम पे करेंगे। मान लो तुमको वैट से 13 लाख करोड़ आता था, तुमको जीएसटी से 11 लाख करोड़ आया, 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ वो हम देंगे। जो भी फिगर का नुकसान होगा हम देंगे पहला 5 साल तक। और गवर्नमेंट यही कलेक्शन तुम्हारी मेरी जेब से निकाला, क्या बोल के? कॉम्पेंसेशन शेष बोल के। लेकिन सब प्रोडक्ट पे नहीं लगाया सर। लग्जरी कार, एरेटेड वाटर, टोबैको, पान मसाला, इनके ऊपर सिगरेट, इनके ऊपर लगाया ये सेस। ठीक है, गवर्नमेंट को, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी सेस से कलेक्शन आता था, अब जिस स्टेट गवर्नमेंट को जितना का वैट कलेक्शन में नुकसान हुआ उतना वो दे देता था। हो गया ना कंपनसेट करना, बराबर बात। लेकिन अगर कोई तुमसे बेसिकली पूछे कि जीएसटी कलेक्शन किसकी जेब में जाएगा, बोलोगे जहां गुड्स जा रहा है, जो गुड्स का डेस्टिनेशन है। क्लियर है मेरा बात? जैसे आपने देखा, ए इन गुजरात प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेल बी ऑफ राजस्थान, देन सच के टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड एंड एक्रूड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। कहाँ जाएगा गुड्स? राजस्थान की जेब। ठीक है, इसके बाद बोला जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है, तो ऊपर भी बात कर लिए थे। बोला जीएसटी डुअल जीएसटी मॉडल है। हाँ है तो। सेंटर अगर सेम स्टेट में माल बिक रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से है, जबकि अगर दूसरा स्टेट में माल बिक रहा है तो आईजीएसटी के नाम पे। ठीक है ना? और अगर यूनियन टेरिटरी से माल बिक रहा है तो उसका नाम यूटी जीएसटी है। तो यानी से जीएसटी डुअल स्ट्रक्चर में काम करता है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगेगा कि नहीं लगेगा? इंपोर्ट पे लगेगा, एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, इंपोर्ट पे लगेगा। ठीक बात। जीएसटी का रेट कितना है सर? 0.5% है। किसके ऊपर? डायमंड्स के ऊपर। रफ डायमंड होता है ना, उनके ऊपर। 3% है किसके ऊपर? ज्वेलरी के ऊपर। बाकी आइटम्स के ऊपर 5, 12, 18, 28। आई रिपीट, जीएसटी 0.5% किसके ऊपर है? और रफ डायमंड, पॉलिश डायमंड नहीं, क्योंकि पॉलिश डायमंड ज्वेलरी की तरह बिकता है। रफ डायमंड मतलब बिना उसको कुछ किए, जैसे निकला वैसे ही बेच दिए। वो खान से निकला ना, कोयला का खान से हीरा निकल रहा है, तो वो चीज उस पे कितना लगेगा? 0.5%, क्योंकि डायमंड ऑलरेडी बहुत महंगा होता है भाई। उस पे 1% जीएसटी में लगा तो उसका वैल्यू बहुत हो जाएगा। 1 करोड़ का अगर एक डायमंड है, 1 करोड़ का 0.5% कितना होता है? 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। 1% होता है 1 लाख। तो यहाँ 50,000 लग रहा है, यानी 1 करोड़ का डायमंड पे 50,000 तो जीएसटी लगी जा रहा है। तो देखो 50,000 जीएसटी सीधा। तो ऐसी वैल्यू आई है तो इसको 0.5 ही रखा। ज्वेलरी पे 3%, बाकी सब आइटम पे 5, 12, 18, 28। सर कैसे डिसाइड हुआ किस पे 5, किस पे 12, किस पे 18, किस पे 28? जनरली 28% रख रहा लग्जरी आइटम पे, या ये जो टोबैको, पान मसाला, ये सब के ऊपर। जैसे अभी वो ऑनलाइन गेमिंग जो होता है ना, Dream11, pokerkhelo.com है ना, ये सब ड्रामाबाजी इंडिया में भी ना, जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे, ये सब पे गवर्नमेंट बोला पब्लिक को बेवकूफ बनाने से बचाने का एक ही तरीका है, हम डायरेक्ट बैन नहीं लगा सकते इनके ऊपर, कुछ रूल्स होते हैं इंटरनेशनल। तो गवर्नमेंट क्या किया, उस पर 28% जीएसटी लगा दिया ताकि कम लोग, अब सबको लगेगा 100 रुपया कमाया, उस पर तो पहले तो वो Dream11 ही मेरा पैसा काट लिया थोड़ा सा, तो अपना चार्जेस बोल के, उसके बाद 28% जीएसटी लग गया। तो अल्टीमेटली हमको क्या फायदा? छोड़ो, ये सब में पैसा लग जाएगा, डूबेगा तो पूरा डूबेगा, और कमाई आएगा तो उस पर इतना टैक्स चला जाएगा। लॉस लगा तो पूरा डूब गया, कमाई आया तो टैक्स कट करा जाएगा। तो थोड़ा बहुत इससे पब्लिक डिस्करेज तो होगा। तो इस पे 28%, 5 और 12 जनरली तुम्हारे नॉर्मल गुड्स या फूड आइटम ये सब के ऊपर, नेसेसरी गुड्स के ऊपर 5, 12, और 18% वो कंफर्ट वाले गुड्स के ऊपर, तुम होटल में खाना खाने जा रहे हो सब के ऊपर।
तो ये यहाँ पे अच्छा, इसके अलावा कॉम्पनसेशन सेस लगा है, को लगता है। बोलो। अरे होटल वाला पे 5% बाद में रूल अलग करके लाए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तुम यूं समझो 5 और 3 का रेट किसके ऊपर फिक्स है। 5, 12, 18, 28 जो है ना, ये अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे जनरली 5 और 12 नॉर्मल गुड्स के ऊपर या नेसेसरी गुड्स के ऊपर है, 18 कंफर्ट गुड्स के ऊपर है, 28 लग्जरी गुड्स के ऊपर है। ऐसे एग्जैक्टली क्राइटेरिया नहीं किया, जस्ट एक अंदाजा लगाने के लिए बात कर, ठीक है। कॉम्पनसेशन सेस किस पे लगा है, पहले बोला था पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, कोल, लिग्नाइट, एरेटेड वाटर, मोटर कार, ये सब पे लगा है। अच्छा सर एक और है, जीरो रेटेड गुड्स भी है। हाँ वो बिना पैकेट वाला चावल, आटा, दाल वो सब बेचते हैं, उस पर जीरो रेटेड भी है, ठीक है। तो सर 0, 0.5, 3, 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी का मोटा मोटी रेट है। एक 40% का भी रेट है, वो इंडिया में किसी प्रोडक्ट पे भी है नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ऐसा पावर रख रखा है, कभी किसी गुड्स पे हाईएस्ट ड्यूटी लगाने का मन हुआ तो यही लगाएगा। 40%। हाँ 40%। देख लेना जिस दिन भी पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर में आएगा ना, उस पर 40% ही आएगा। गवर्नमेंट अपना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर नीचे वाला रेट लगा दिया ना पेट्रोल पे, तो पेट्रोल तेरे मेरे लिए तो 110 रुपए का पेट्रोल 45-50 रुपये में आ जाएगा, लेकिन बात इतना ही है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बुरी तरीके से टूट जाएगा, जो कि गवर्नमेंट करने नहीं देगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट 40% का रेट हाथ में रख रखा है, किसी पे लगाया नहीं है। वो इनमें से भी कोई प्रोडक्ट पे लगा सकता है जिसपे 5, 12, 18, 28 है, अगर गवर्नमेंट को लगा तो ये गवर्नमेंट प्रिकॉशन के लिए अपने हाथ में एक रेट रख के रखे, हाईएस्ट रेट। सर जीएसटी किस पे कैलकुलेट होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये तो ज्ञान था ही, है ना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लेने का बात, तो जीएसटी में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। हाँ कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो बात आगे जाके पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के एक जीएसटी का फीचर है। सर हम जितना जीएसटी परचेज पे देकर आते हैं, उसको जितना हम सेल करके आउटपुट जीएसटी लेते हैं उससे एडजस्ट कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, है ना। तो कौन किससे एडजस्टमेंट हो सकता है, आईजीएसटी, सीएस और यूटीजीएसटी सबसे एडजस्ट हो सकता है। सीजीएसटी खुद से और आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, स्टेट और यूटीजीएसटी खुद से और आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। यानी सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता या यूटीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों का आपस में एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सबका सबसे एडजस्टमेंट है। ये सब ज्ञान है, इतने काम का बात है फीचर्स के लिए। कॉम्पनसेशन सेस का बात हम पहले ही कर चुका था, कब लगाएगा, क्यों लगाया, वो ज्ञान हम तुमको दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट बोला हमको नुकसान हो रहा है, इसके हिसाब से सर कितना किन प्रोडक्ट पे लगाएगा, जनरली ये रहा वो आइटम्स, ये आइटम को भी दोबारा अभी पढ़े ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर लगेगा सर, जीएसटी वैल्यू के ऊपर, गुड्स का दाम के ऊपर नहीं, ठीक है। कुछ काम का बात, ज्ञानबाजी वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कुछ एक एफएक्यूज दिया है। देखो सीबीएसई 15/12/2018 को कुछ एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। पहले बोला तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, सर वो हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके, पढ़ने लायक कुछ नहीं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है वो भी अपने पढ़ लिए, कौन कौन सा टैक्स मर्ज हुआ, कौन सा मर्ज नहीं हुआ वो भी अपने पढ़ लिए। क्या गवर्नमेंट सोचा था जीएसटी को सब्ज्यूमिंग करते वक्त, ये भी नॉर्मल ज्ञान है, पढ़ने लायक नहीं है कुछ भी। हाँ ये काम का बात है। व्हाट आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, मतलब किस किस चीजों पे गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाया। अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे नहीं लगाया, यानी लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आदमी जो दारू पी रहा है उसका बात हो रहा है यहाँ पे, जो दारू मेडिसिन में काम लगता है वो सबका बात नहीं हुआ है यहाँ पे। 5 टाइप का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एयर टर्बुलेंट फ्यूल, ये सब पे नहीं लगाया। सर क्यों नहीं लगाया, बेटा जी इन सब पे अभी तक एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू है, वो हटा नहीं है, इसीलिए इन पे जीएसटी नहीं लगाया। क्लियर है बात। यानी सर बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट जीएसटी किसी चीज को माफ किया ही नहीं, कोई और टैक्स था इसलिए नहीं लगाया, खाली वो जो खुला चावल, खुला दाल,
खुला मैदा खुला आटा बिकता है ना, तुम दुकान में जाते हो, तोल के देता है तुमको एक पैकेट में से निकाल के, वहां पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल की। तुम यूं मानो और इंडिया में कुछ भी जीएसटी से बाहर नहीं। तो इन पे क्यों नहीं लगाया? तो गवर्नमेंट इस पे ड्यूटी थे, ये टोबैको फोबैको सब पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी उनका स्टेट टैक्स है अभी। टाइप्स ऑफ जीएसटी कितना वो बढ़ चुके, डुअल जीएसटी का मतलब पढ़ चुके। ये सब भी फालतू ज्ञानबाजी है। आईजीएसटी क्या होता है बताइए? जीएसटी का रेट कौन डिसाइड करेगा बताइए? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? सही, काउंसिल का काम है, ऊपर पढ़े थे हम लोग ये सब भी ज्ञानबाजी, यहाँ पढ़ने के बाद टाइम पास नहीं करेंगे। तो ये था जीएसटी बेसिकली होता है, ठीक है। अब आते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो पहले बात तो सीजीएसटी आईजीएसटी कब लगे, अभी सर थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, फटाफट हम निकाल रहे आगे ताकि ये पेजेस दोबारा बाद में एमसीक्यूज के लिए और के लिए काम आ जाए तुम्हारे। इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? बोलो। हाँ सॉरी, इंटर नहीं बोला, इंट्रा 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 इंट्रा। सेम स्टेट। हाँ, इंट्रा माने विद इन द स्टेट, या जो तुम बोले वो भी बोल सकते हो, सेम स्टेट। तब क्या लगेगा? सीजीएसटी और आईजीएसटी लगेगा। सर कुछ नहीं, रेट एक ही रहेगा। अगर मेरा बुक पे 5% लग रहा है तो 5 ही है, बस उसको ढाई करके 2 नाम से हमको जमा करना पड़ेगा, बिल में 2 नाम से शो करना पड़ेगा। पॉइंट। इंटर स्टेट सप्लाई कब बोलते हैं? जब दूसरे स्टेट में माल बिके आउटसाइड द स्टेट। दूसरा बोलने के लिए ठीक रखो, लेकिन एग्जाम में अगर लिखने बोल देना तो इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट और इंटर मतलब आउटसाइड द स्टेट, ऐसे बोलना चाहिए। थोड़ा सा लैंग्वेज को स्टाइलिश बनाने का तरीका है, ठीक है। सर आईजीएसटी लगेगा वहां पे, ये तो बताइए। सर आईजीएसटी खुद नहीं है, सी और एस को मिला के जो रेट बनता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। यहाँ पे यही ज्ञानबाजी था। सर अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी में माल बिके तो क्या लगेगा? मान लो मैं एक एग्जांपल है, दादर एंड नागर हवेली और ये है दमन एंड दीव, 2 अलग अलग इंडिया में यूनियन टेरिटरी है। ये एक यूटी से दूसरे यूटी में जाएगा तो क्या लगेगा? नहीं बेटा जी, आईजीएसटी। अरे बाबा, एक ही विद इन द यूनियन टेरिटरी होता तब सी और यूटी जीएसटी लगता है ना। हाँ, ये दिमाग में रखना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना भाई, लगता है यूटी से यूटी में ही तो जा रहा है, ठीक है लगा दो सीजीएसटी एसजीएसटी, पूरा ब्लंडर हो जाएगा बेमतलब का। विद इन द यूनिट, दमन एंड दीव का दमन एंड दीव में माल बिकता, अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार में माल बिकता, तब लगता सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, है ना। लेकिन अगर दादर एंड नागर का दमन एंड दीव जा रहा है, दादर एंड नागर का अंडमान निकोबार जा रहा है, सर एक यूटी से या एक स्टेट से दूसरा स्टेट या यूटी में जा रहा है, आईजीएसटी लगेगा। बात क्लियर है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक इस चैप्टर का। अब तक सर आप क्या कर रहे थे? अब तक हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। सप्लाई किसको बोलते हैं जीएसटी के केस में, और फिर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होगा। तो सप्लाई किसको बोलते हैं, इसका सेक्शन 7 है, चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत काम का सेक्शन है। सेक्शन 7 को कई एक कैटेगरी में तोड़ा। 7(1) तुमको यह बताता है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। 7(1)(a), 7(2), 7(3) ये तुमको उसके अदर पॉइंट्स बताएंगे। 1, 2, 3 ऐसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्शन 7 याद रख लो कि बहुत है। सेक्शन 7 बताता है, 7(1) बताता है कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। सेक्शन 7(1)(a) बताता है कब कब वो सप्लाई नहीं है फिर भी उसको सप्लाई के जैसा मान लेंगे। सेक्शन 7(2) मानता है किसको सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब एक्सेप्शंस। और सेक्शन 7(3) खाली ज्ञान देता है कि ये पूरे बातों को डिसाइड करने का पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो 7(3) फालतू का ज्ञान दिया है। काम का सेक्शन कौन सा है? 7(1), 7(1)(a), 7(2), ये बात याद रहेगा।
बोलो क्या क्या चीज का सेक्शन 7(1) क्या चीज का सेक्शन है? 7(1) बताता है सप्लाई का मतलब क्या है, किसको सप्लाई मानते हैं। सप्लाई का डेफिनेशन दिया है, ये डेफिनेशन 7(1) ने बोला क्या क्या चीज सप्लाई जैसा लग नहीं रहा है बट हम उसको सप्लाई जैसा मान लेंगे। ठीक है, डीम्ड सप्लाई बोल सकते हो तुम इसको। ठीक बात। 7(2) बोलता है क्या क्या चीज एक्सेप्शन है सप्लाई का। तो आओ एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7(1) क्या बोला? बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऑल फॉर्म्स का मतलब क्या आ गया? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज। हम इनमें से किसी भी नाम से किसी को गुड्स भेज रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब पैसा ले रहे हैं उससे। इनमें से कोई भी बात हम बोल रहे हैं बेचा, हम बोल रहे हैं ट्रांसफर किया। मान लिया एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच पे भी बेच रहे हैं और पैसा लिया है तो उसको भी सप्लाई मान लेंगे। ग्रेट ईस्टर्न का बहुत सारा ब्रांच है। मेरा हावड़ा वाला ब्रांच था, तेरे ये तुम जा रहे थे गिदरपुर वाला ब्रांच, उसको सामान भेजा। वो बोला वहां पे 2 टीवी का डिमांड है, टीवी खत्म हो गया, भेजो। उस मॉडल का टीवी वहां अवेलेबल नहीं था मान लो। तो हावड़ा मैदान वाला ब्रांच जो है, हावड़ा वाला ब्रांच, वो पैसा लेके भेजा है ना, अगर पैसा लेके, ठीक है, इसको एक तरीके से ट्रांसफर ही ना मानेगा। ये सेल तो हुआ नहीं एक तरीके से, क्योंकि इसको लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन में रखते हैं लोग कि ये तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हुआ। गवर्नमेंट बोला भैया तुम ट्रांसफर बोल चाहे तुम सेल बोल, वो तेरे बुक्स का ड्रामा है। पैसा लिए है क्या? हम यहाँ पैसा तो लिए हैं। तो बोला बस हम उसको सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और बोला, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 2 इंपॉर्टेंट बात बोला। ये सब टर्म्स को, कितने टर्म है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, 7 टर्म है, 7 या डिस्पोजल, 8 वर्ड है, 8। क्या क्या है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। अब इसमें से कोई वर्ड बना सकता है तो बना ले बैठ के याद करने के लिए। स्टेबल तो एक वर्ड बन रहा है, STBL, स्टेबल, स्टेबल RLD। ठीक है, स्टेबल RLD ऐसे याद कर सकते हैं। सर एग्जाम में क्यों याद करना है बेटा? जब पूछेगा ना बढ़िया से लिखने के लिए सब वर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ क्या बोला? फॉर अ कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए और फॉर अ कंसिडरेशन बेच ले तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट। अगर हम फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे पैसा दें या नहीं दें, तो लेकिन वो बिजनेस के लिए हो रहा है तो भी जीएसटी सप्लाई मानेगा उसको। मेरा बात आराम से तोड़ तोड़ के याद करना मुझको। क्या बोला? पहले तो बोला कोई भी टाइप में ये जो ऊपर 8 टर्म पड़े, पैसा के लिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दे रहा है, उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लेवी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बोला अगर हम फॉरेन से कोई सर्विस मंगा रहे हैं, फिर चाहे पैसा दे या नहीं दे, लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो उस पर जीएसटी लेविड हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता है, मेरी बेटी मान लो पढ़ लिख के विदेश चली गई, वहाँ जाके वो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स की। हम यहाँ पे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिन्यू करवाने के लिए उससे इंटीरियर डेकोरेशन का एडवाइस ले रहा है वहाँ से। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं? पैसा नहीं लिए। एक बार पहले एग्जांपल ये लेते हैं, सब फर्क भी नहीं पड़ता आप पैसा दिए कि नहीं दिए। बेटी है आपके, मान लिया पैसा नहीं दिए, लेकिन वो आपको किसमें मदद की? आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, यानी आपके बिजनेस के लिए, तो फिर आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक बात। उल्टा ले ले,
मेरी बेटी मेरे से पैसा नहीं ली मेरे घर के इंटीरियर के लिए, तब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है। एक और उल्टा एग्जांपल ले ले, मेरी बेटी मेरे घर के इंटीरियर के लिए ही काम करके दी मेरे को, लेकिन पैसा ली उसके लिए। सर पैसा ली तब तो देना ही पड़ेगा जी। ठीक बात। हाँ। इसके अलावा क्या बोला पॉइंट नंबर सी में? सर एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट अ कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में एक लिस्ट दिया हुआ है जहां पे बोला आप पैसा नहीं भी ले रहे हो फिर भी हम उसको जीएसटी लेविएबल मानेंगे। सर एक एग्जांपल देंगे, तुम्हारा ब्रांच है कलकत्ता में, ठीक है, तुम्हारा एक और ब्रांच है दिल्ली में, तुम ब्रांच ऑफ कलकत्ता से सामान भेजा ब्रांच ऑफ दिल्ली, इसमें कोई पैसा नहीं लिया मान लो, है ना, विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन दोनों का जीएसटी नंबर अलग होगा कि नहीं? ऐसा कभी मत बोलना सर एक ही बिजनेस है तो एक ही जीएसटी नंबर होगा। ब्रांच होने से क्या होता है बेटा, अगर ब्रांच अलग अलग स्टेट में है तो आपको 2 जीएसटी लेना पड़ेगा, स्टेट वाइज जीएसटी होते हैं, ठीक ना। तो गवर्नमेंट बोला ये भले ही कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम इस पे जीएसटी लगाएंगे। मेरा गोडाउन से निकल के माल शोरूम में गया, अगर दोनों अलग अलग जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सर कोई नहीं ना, जीएसटी दीजिए, बाद में वो इनपुट क्लेम कर लेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा। तुम मनी भेजा है, शेयर्स भेजा है, उस पे नहीं लगेगा। सर वो गुड्स का डेफिनेशन ही नहीं होता, मनी या सिक्योरिटी जैसा गुड्स नहीं होता, ठीक बात। तो यहाँ पे यही सबका मीनिंग समझाया तुमको एक बार, सेल बाटर ये तो तुम सब टर्म तो पता ही है तुमको, है ना। इनमें उतना याद करने को विषय में टर्म याद रखो बहुत, इनका मीनिंग तुमसे नहीं मांगे। कंसिडरेशन का मतलब पता ही है, सब बदले में कुछ पैसा ले रहे, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड। अच्छा सर उधार मिली है तो भी उसको कंसिडरेशन माने? हाँ सर एग्जैक्टली, बाद में तो मिलेगा ही पैसा। तो इसका आप अभी ये नहीं बोल सकते हो कोई पैसा नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं जाओ, तब तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा तुम सारा ही सेल उधार में कर लो, तो बोल दो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बाद में लेते रहो अपना पैसा। सर ये चालूगिरी नहीं चलेगा। अच्छा ये इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी वब्सिडी दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा माइनस वाइनस कर लीजिए, वो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन भी माना जाएगा। हम टीवी के वजह फ्रिज भेजा, जो भी है ऊपर तो बोला था बाटर भी, देखो ठीक से देखो डेफिनेशन में तो बोला था बाटर, मतलब सर उसको भी कंसिडरेशन मान के जीएसटी तो लगाई देगी। डिपार्टमेंट बोला तुम आँख कान नाक किडनी जो बेटे हमको जीएसटी देने से मतलब है। एक बस इतना बोला गुड्स पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, गुड्स और सर्विस पे, सॉरी खाली गुड्स मत बोलिए सर, ठीक है। सर गुड्स का मतलब क्या बोला डिपार्टमेंट? मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, जिसमें क्या नहीं माना, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, जो हमें ढंग से एक बात आती है, गवर्नमेंट क्या बोला, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सही तो ऊपर ही बोले थे आप। अरे मस्कूरन तुमको रुपया भेजा, रुपया, अब उस पर भी गवर्नमेंट थोड़ी जीएसटी लगा देगा, बोलेगा ट्रांसफर हुआ है, नहीं, तो गवर्नमेंट खुद ही एक्सेप्शन से उस डेफिनेशन को बाहर ही निकालती। लेकिन क्या चीज को इंक्लूड किया? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू द लैंड। अरे भाई फसल उग रहा था, तेरा मेरा डील हो गया, हम बोला हम काट के बेच देगा, उसको तो गुड्स मानने पड़ेगा। तो बोलेगा तो मूवेबल ही नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ है। अरे अभी मूवेबल नहीं है, बाद में तो मूवेबल हो ही जाएगा, उसको मानेंगे।
सर्विस का भी डेफिनेशन में एग्जैक्टली वैसे ही बोला। क्या? अदर देन गुड्स, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। तो सीधा बात सर, मूवेबल होना चाहिए, उसको गुड्स मानेंगे। किस पे टैक्स लगाएंगे सर? सब पे लगाएंगे। ये फालतू डेफिनेशन है। इनकम टैक्स में पढ़े थे ना पर्सन का डेफिनेशन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबको माने। ठीक है ना सर? बिजनेस किसको मानेंगे? चाहे तुम कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर कुछ भी कर रहे, ऐसा कोई भी इनसे जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसको भी बिजनेस मान लेंगे। हाँ, लेकिन ये रेगुलरिटी में होना चाहिए। बिजनेस तभी बोलेंगे ना, बेटा हम टीवी बेचा एक बार तेरे को, मेरे पास एक पुराना टीवी पड़ा था तुमको हम बेच दिया, वो बिजनेस माना जाएगा क्या? नहीं सर, तो बचपन से पढ़ते आए। बिजनेस माने रिकरिंग नेचर होना चाहिए। ठीक है, बाकी तुम इनमें से जो कर, तुम नाम घुमाना, हम ट्रेड कर रहे हैं, हम कॉमर्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, वोकेशन कर रहे हैं। वोकेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग देना। हम कोई एडवेंचर कर रहे हैं, हम बेगरिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कर रहा है भाई तू नाम घुमाता रहे, बुद्धि मत लगा। हम GST लगाएंगे, है ना? इंडियन बिजनेसमैन ट्राई तो करता ही है ना कि डेफिनेशन में से कोई ऐसा वर्ड चुने जिसके ऊपर हम बच जाए। तो गवर्नमेंट भी ट्राई करता है डेफिनेशन में वो हर वर्ड घुसा देने का कि तुम ना बच पाओ। बोला तुम मशीन बेचो, कैपिटल गुड्स बेचो, कुछ भी बेचो ना, तुम क्लब वगैरह है तो सर्विस नहीं बेच रहा है क्या मेंबर को? तो उस पर भी हम GST लगाएंगे। हम किसी आदमी को अपने प्रेमाइसेस यूज करने के लिए दिए, यानी सर रेंटल, लगाएंगे GST। तो घुमा फिरा के सब कुछ लिया है डेफिनेशन। अब आता है वो इंपोर्ट और सर्विस वाला जो बात पढ़ा था ना ऊपर, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बोला कि अगर हम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं और बदले में पैसा दे रहे हैं, तो फिर चाहे वो मेरे बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। दो बात दिमाग में रख मुझको, पैसा दे रहे हैं ना, तो चाहे वो मेरी बेटी मेरे घर का इंटीरियर करे या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर GST लगेगा। पैसा नहीं दे रहे हैं तब सर, अगर वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कर रही है तो लगेगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रही है तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक बात? वहां पे बात पढ़ा था ना, शेड्यूल 1 में लिस्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट का, चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो फिर भी GST लगा देंगे। वो शेड्यूल 1 का लिस्ट क्या है सर? तो ये रहा। हम परमानेंटली कोई चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं कि जाओ उसको डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्पोज कर दो। मतलब मेरा एक पुराना मशीन है, हम कबाड़ी को दिया, जाओ उसको तोड़ फोड़ के बेच दो। हम कबाड़ी को देके पैसा लिया ना, नहीं लिया तो तब भी लगेगा। विदाउट कंसिडरेशन अगर तुम कोई अपना एसेट को डिस्पोज कर रहे तब भी लगेगा, क्योंकि तुम उस एसेट का इनपुट तो क्लेम किया ही था बेटा जब खरीदा था तब। अब आउटपुट कर रहा है तो उस पर GST लगेगा। तो देखो ये लिस्ट बहुत काम का है। शेड्यूल 1 का लिस्ट क्या बोलना चाह रहा है सर? ये बोलना चाह रहा है चाहे पैसा नहीं ले फिर भी GST लगेगा। कब कब? तो कोई ऐसा एसेट हम डिस्पोज करने दे रहे हैं जिसपे हम पहले ITC क्लेम किया था, तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। बात करेक्ट? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू रिलेटेड पर्सन, हम अपने रिलेटिव को सामान भेज रहे हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। हम उससे पैसा ले नहीं ले, GST हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हो सकता है ना मुझको, मेरा टीवी का शोरूम है, तुम मेरा रिलेटिव हम तो टीवी दे दिया बिना पैसे के, GST लगेगा उसको। बात क्लियर है? क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के कोर्स में। अरे सीधा बात है ना सर, वो टीवी खरीद के लाए तो उसमें इनपुट नहीं दिए होंगे, इनपुट नहीं क्लेम किए होंगे, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा जी अगर आप किसी चीज पे इनपुट क्लेम कर लिए हो ना
तो फिर आप पैसा लिए बेचो या बिना पैसे के बेचो, हमको तो जीएसटी से मतलब है। हम किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को माल बेचाएं, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझ लो, तुम्हारा ब्रांच, तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा शोरूम से गोडाउन, ये सब का बात हो रहे हैं। तो इनमें आप पैसा लो या मत लो, अगर दोनों अलग अलग जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है, मेरे कलकत्ते का एक शोरूम है, मेरा दूसरा शोरूम भी कोलकाता में ही है, लेकिन सर हम दोनों में दो अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है, मेरा मन हम लेना चाहता था, हम दोनों को सेपरेट रखना चाहता था, तब लगेगा जीएसटी सर, भले इस शोरूम से उस शोरूम बिना पैसे की भी माल जा रहा है। बात क्लियर है? अरे सर कोई चिंता नहीं ना, आप इनपुट क्लेम कर लेना इस शोरूम का, जब आउटपुट दोगे तो ये शोरूम तो बेचेगा आगे, तो बेचेगा तो इनपुट क्लेम कर लीजिएगा आप उस जीएसटी को, वो दिक्कत नहीं है। सर अगर आप किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट दें, 50,000 रुपया तक का गिफ्ट दीजिए इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एन एम्प्लॉयर, तब तक बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय, तब तक तो जीएसटी नहीं लगाएंगे। बात क्लियर? और 50,000 के ऊपर का गिफ्ट देंगे तो आगे बढ़ते हैं, इसमें यही काम का बात है। तो मैं बोला रिलेटिव का पर्सन, रिलेटेड पर्सन का मतलब बता रहा है कि ऑफिसर या कंपनी के डायरेक्टर को दे रहे हैं, कोई अपने एक पार्टनर दूसरे एक बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ऐसा कोई आदमी को सामान ट्रांसफर कर रहे हैं जो मेरा 25% या मोर से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है मेरे कंपनी में, तो उसका मेरे ऊपर पावर हम दिखा सकते हैं ना, बुक्स में उसको फ्री में दिए। कोई मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट को क्या लग रहा है ये सब केस में भाई कि तुम खाली दिखा रहा है कि फ्री में दिया, तो हमको भी जीएसटी से मतलब है, ठीक बात। और इसके बाद ठीक है ना, तुम इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर लो, मेरे को वो दिक्कत नहीं है, बट हमको शो करके जीएसटी जमा करो। डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, हम पहले ही बोल दिया था, वो सब केस में भी मतलब वन और मोर से ज़्यादा से रजिस्ट्रेशन लेके हम अलग अलग यूनियन टेरिटरी या स्टेट में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो मेरे ही एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को सामान जाए, उस पर जीएसटी लगे, ठीक है। एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स भेज रहे हैं, और अगर दोनों अलग अलग जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है तो भी लगेगा, उल्टा भी प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है तब भी लगेगा, दोनों रजिस्टर्ड एंटिटी ना भाई, तो जीएसटी एक बार दे लो, बाद में इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट खेल। यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ आज एक बार के लिए, नेक्स्ट क्लास में